दोस्तों, मुझे अपेक्षा है कि आप सभी लोग सुरक्षित हैं और खुशहाल हैं। दोस्तों, हम मॉलिक्यूलर बेसिस नाम के एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक के अंदर हैं। इसमें आज हम मशीनरी एंड एंजाइम्स फॉर डीएनए रेप्लिकेशन नाम का एक आर्टिकल स्टडी कर रहे हैं। द मशीनरी एंड एंजाइम्स, मशीनरी एंड एंजाइम्स फॉर डीएनए रेप्लिकेशन, मशीनरी एंड एंजाइम्स का के लिए फॉर डीएनए रेप्लिकेशन, माने एक डीएनए के दो डीएनए बनना, इसके लिए क्या क्या लगता है डीएनए रेप्लिकेशन। दोस्तों, डीएनए से डीएनए बनता है, इसलिए सेल से सेल बनती है। ये चीज बैक्टीरिया से लेकर हम तक कॉमन है। एक प्रोकैरियोटिक जो सेल है, बैक्टीरिया है, वो दो बैक्टीरिया बनता क्योंकि उसके अंदर का डीएनए पहले एक का दो बनता। अगर डीएनए एक का दो नहीं बनता तो बैक्टीरिया भी एक का दो नहीं बन सकता। दोस्तों, एक बैक्टीरिया जो है, मान लो ई कोली, बिसरशा कोली, तो ई कोली का डीएनए भी डबल स्ट्रैंडेड है। सिर्फ वो इस तरह से सर्कुलर, इट इज सर्कुलर बट डबल स्ट्रैंडेड, और ये उसके बेस पेयर्स, इस तरह से उसके बेस पेयर है। तो उसके बेस पेयर की जो संख्या है वो हमारे पास है, इट इज नियरली 4.6 मल्टीप्लाइड बाय 10⁻⁶। 4.6 मल्टीप्लाइड बाय 10⁻⁶, ये ई कोली का बेस पेयर नंबर है। नंबर ऑफ बेस पेयर, नंबर ऑफ बेस पेयर्स, बेस पेयर का मतलब न्यूक्लियोटाइड्स। ये एक रेश, ये एक लाइन, ये एक रंग इज इक्वल टू एक बेस पेयर। तो ई कोली का नंबर है। हमारा हैप्लॉइड नंबर जो है वो 3.3 मल्टीप्लाइड बाय 10⁻⁹, और हमारा डिप्लॉइड नंबर जो है, डिप्लॉइड, वो है 6.6 मल्टीप्लाइड बाय 10⁻⁹। आप समझ गए? ये हमारा डिप्लॉइड नंबर है, किसका? बेस पेयर्स का, बेस पेयर्स। ओके, नंबर ऑफ बेस पेयर इतने हैं किसमें? ई कोली में, बैक्टीरिया में। हमारा ये ई कोली का डीएनए दोस्तों, ये ई कोली का क्रोमोसोम है, ई कोली का डीएनए है। हमारा जो डीएनए है वो इस तरह से होता है, डबल स्ट्रैंडेड, लेकिन लीनियर होता है, इट इज लीनियर। हमारा एक डीएनए 2.2 मीटर लंबा हो सकता है, 2.2 मीटर्स तक भी लंबा हो सकता है। ओके, इनका 1100 माइक्रॉन्स का होता है। पूरा अगर खोल दिया, हमारा 2.2 मीटर तक भी जा सकता है। दोस्तों, हम अगर ई कोली की बात करते हैं तो यू मस्ट नो दैट डिप्लॉइड, हैप्लॉइड का मतलब समझ गए ना? डिप्लॉइड का मतलब होता है 2 सेट्स ऑफ क्रोमोसोम। जैसे हमारे पास ऐसे 46 ये एक, ये दो, ऐसे 46 है, या जोड़ियाँ, ऐसी जोड़ियाँ 23 है, एक जोड़ी, दो जोड़ी, ऐसी 23 जोड़ियाँ, इसको बोलते हैं डिप्लॉइड। 23 जोड़ियाँ अगर हम जोड़ देंगे तो डिप्लॉइड होगा। ऐसी 23, 1 2 3, ऐसी 23 जोड़ियाँ। तो इसके अंदर एक एक मतलब क्रोमोसोम होता है। ये एक क्रोमोसोम, ये दूसरा क्रोमोसोम, ये तीसरा क्रोमोसोम। तो 2n अगर पकड़ते हैं, 2n डिप्लॉइड। हैप्लॉइड में क्या करेंगे हम? हैप्लॉइड में एक एक क्रोमोसोम निकाल देंगे। अब ये रहा हैप्लॉइड, 23। डिप्लॉइड को दो दो लेना पड़ेगा। तो सिंगल का हमारा बेस पेयर है नंबर 3.3 मल्टीप्लाई बाय 10⁻⁹, और 2n का हमारा नंबर होता है 6.6 मल्टीप्लाइड बाय 10⁻⁹। बेस पेयर्स जो कुछ क्रोर्स में जाते हैं, मतलब उसको बोलेंगे बिलियंस में जाते हैं, बिलियंस में जाते हैं। तो दोस्तों, ये ई कोली जो है वो हर 18 मिनट में एक डीएनए के दो डीएनए करता है। 18 मिनट में, 18 मिनट में उसको इतने बेस पेयर फिर से बनाने, सीधा मतलब ये 4.6 मल्टीप्लाइड बाय 10⁻⁶, एक डीएनए। ऐसे दो डीएनए बनाएंगे तो दो बैक्टीरिया बनेंगे। वो हर 18 मिनट या 20 मिनट के अंदर दो बैक्टीरिया बनाता। इसका मतलब दिस नंबर विल बी मल्टीप्लाइड बाय 2, तो दो डीएनए बनेंगे और तब जाकर दो बैक्टीरिया बनेंगे। दोस्तों, ऐसा अगर वो ई कोली कर रहा है तो आप कैलकुलेशन करके देखो, 1 सेकंड में कितने बेस पेयर जोड़ने पड़ेंगे।
18 मिनट में इतने बेस पेयर बनाने हैं तो 1 सेकंड में कितने जोड़ने पड़ेंगे? तो आप अगर इसका कैलकुलेशन करते हैं तो वो नंबर आएगा 2000 बेस पेयर्स, 2000 बेस पेयर्स पर सेकंड। दोस्तों 2000 बेस पेयर जोड़ने पड़ेंगे पर सेकंड इक्वली 1 सेकंड के अंदर जो है वो 2000 बेस पेयर जोड़ने पड़ेंगे। अगर 18 मिनट में वो दूसरा नया डीएनए बना रहा तो अच्छा, ये जो 2000 बेस पेयर 1 सेकंड में वो जोड़ेगा, उसके लिए पहले ये वाला जो डीएनए है इट मस्ट रेप्लिकेट, उसने रेप्लिकेशन करना चाहिए, और रेप्लिकेशन जब वो करेगा तो दोनों धागे इस तरह से अलग हो जाएंगे। ये अलग होने का सिलसिला इधर भी चलेगा, इधर भी चलेगा, और जो धागे अलग हो गए उसके ऊपर नया धागा इस तरह से बनेगा। नया धागा बोले तो बेस पेयर्स बनते जाएंगे, और इसका जो स्पीड है वो ये रहेगा। मतलब यहाँ पे ये ऐसे 2000 बेसिस को जब वो इस तरह से ये करेगा, बनाएगा, तब जाकर के एक डीएनए और ये इधर एक डीएनए, मतलब इसकी स्पीड होगी 2000 बेस पेयर्स। ऐसे बेस पेयर बोल रहा हूँ, 1 2 3 4 5 6 7 8 ऐसे 2000 पर सेकंड, 1 सेकंड में 2000। अच्छा, आप लोग बोलेंगे सर इसमें कोई नियम है क्या? बिल्कुल, इसका नियम इससे चलता है, A डबल बॉन्ड U G ट्रिपल बॉन्ड C, इसके हिसाब से पेयरिंग होनी चाहिए। अगर गलती हुई तो इसको माफी बिल्कुल नहीं है, वो पूरा कार्यक्रम फेल हो जाता है। मतलब यहाँ पे A है तो यहाँ पे U आना, यहाँ पे G है, यहाँ पे C आना, यहाँ पे C है, यहाँ पे G आना, इसी हिसाब से वो पेयरिंग होनी चाहिए। और ये सारा कार्यक्रम जो है बहुत ज़्यादा टेक्निकल होता है, इसमें मिस्टेक के लिए कोई चांस नहीं है। देयर इज नो चांस फॉर द मिस्टेक, एंड दिस इज इन द केस ऑफ इक्वली। तो दोस्तों हमारे बारे में क्या चीज़ है? बिल्कुल यही चीज़ है। इसके पहले हमने देखा कि डीएनए का रेप्लिकेशन सेमी कंजर्वेटिव किस तरह से, जब एक डीएनए 2 डीएनए बनाता तो हर नए डीएनए में एक धागा पुराना होता है और एक ही धागा नया बनता है। इंसान का डीएनए रेप्लिकेशन करता, ह्यूमन डीएनए जब रेप्लिकेशन करता दोस्तों, जब इंसान के डीएनए का रेप्लिकेशन होता है तो उसके साथ साथ सिंथेसिस होती है। ये भी डीएनए जब डीएनए रेप्लिकेशन होता है, देखो डीएनए रेप्लिकेशन 2 कामों के लिए होता है, एक डीएनए से आरएनए बनने को और दूसरा डीएनए से डीएनए बनने को। जब डीएनए से आरएनए बन रहा तब जो रेप्लिकेशन होता है वो पार्शियल अंशतः होता है, एक हिस्से में होता है। मान लो ये वाला कोई डीएनए और इसका यहाँ से यहाँ तक कोई जीन, तो इस जीन को लक्षण अगर बताना है तो जीन यहाँ इतना इंच जीन इस तरह से रेप्लिकेट होता है, एक गुब्बारा बनता है। ये फिर रेप्लिकेशन इधर और इधर नहीं सरकता, और ये जीन अपने ऊपर एक एमआरएनए बनवा के लेता, जिसको ट्रांसक्रिप्शन बोलते हैं, और ये एमआरएनए जो है बाद में प्रोटीन बनवा के लेता। जैसे एमआरएनए बन गया, ये जो 2 धागे अलग हुए हैं ये फिर से एक हो जाते और डबल स्ट्रैंडेड डीएनए बन जाता है कि नहीं। ये रेप्लिकेशन प्रोटीन बनाने के लिए, इस रेप्लिकेशन से पहले एमआरएनए बनता और एमआरएनए से बाद में प्रोटीन बनता, एमआरएनए बनता और बाद में प्रोटीन बनता। एक्चुअली दिस इज द रेप्लिकेशन फॉर आरएनए एंड देन प्रोटीन। ये रेप्लिकेशन डीएनए बनाने के लिए नहीं, जब डीएनए से डीएनए बनता है तब जो रेप्लिकेशन होता है वो यहाँ से लेकर के यहाँ तक ये दोनों धागे एक दूसरे से अलग होते, और जब वो अलग होते हैं तो उन पे नया धागा साथ साथ बनता है। हर धागे पे नया धागा बनता है, वो पुराने धागे नए धागों के लिए रेफरेंस का काम करते हैं। अब उसी को हम स्टडी करने जा रहे हैं। दोस्तों मान लो यूकैरियोटिक डबल स्ट्रैंडेड डीएनए, ये डीएनए, और इस डीएनए पे रेप्लिकेशन माने 2 धागे अलग होने का काम एक से ज्यादा जगहों पे चलता है। मोर देन वन प्लेस द प्रोसेस स्टार्ट्स। मान लो यहाँ शुरू हुई, ये ऐसे प्लेसेस को बोलते हैं रेप्लिकेशन ओरिजिन, ओरिजिन ऑफ रेप्लिकेशन, ओरिजिन ऑफ रेप्लिकेशन। ओरिजिन ऑफ रेप्लिकेशन मतलब ऐसी जगह डीएनए पे जहां 2 धागे अलग होना शुरू हुआ, ओरिजिन ऑफ रेप्लिकेशन। तो इन द केस ऑफ यूकैरियोटिक डीएनए में
ओरिजिन ऑफ रेप्लिकेशन जो होते हैं वो एक से ज्यादा होते हैं। ओरिजिन ऑफ रेप्लिकेशन ऐसे फुग्गे आपको इसके बॉडी पे एक से ज्यादा जगहों पे नजर आएंगे। सो ओरिजिन ऑफ रेप्लिकेशन 1, ओरिजिन ऑफ रेप्लिकेशन 2, ये रेप्लिकेशन ओरिजिन जो है वो एक से ज्यादा होते हैं इन द केस ऑफ यूकैरियोटिक डीएनए। यूकैरियोटिक डीएनए पे ये ओरिजिन ऑफ रेप्लिकेशन एक से ज्यादा होते हैं, जबकि इन द केस ऑफ प्रोकैरियोटिक डीएनए, बैक्टीरिया का डीएनए, ओरिजिन ऑफ रेप्लिकेशन सिंगल एक ही जगह पे होता है। वो वहां होता है जहां मीजोजोम इज कनेक्टेड अटैच्ड टू द बैक्टीरियल डीएनए। तो दोस्तों इन द केस ऑफ यूकैरियोटिक डीएनए ओरिजिन ऑफ रेप्लिकेशन जहां होता है वहां एक रेप्लिकेटिंग फोर्क पैदा होता है। देयर इज द फॉर्मेशन ऑफ ए रेप्लिकेटिंग फोर्क, मतलब ये कैंची जैसा एक स्ट्रक्चर बनता है। और ये दो धागे अलग हुए क्योंकि इनके बीच का हाइड्रोजन बॉन्ड टूट गया। तो ये दोनों कैसे धागे हैं दोस्तों? पुराने धागे हैं, लेकिन कैसे है? अनपेयर्ड है। वन स्ट्रैंड इज 3' एंड 5', so second strand is 5' and 3', ये 5' and 3'। दोस्तों इन दो धागों को हम टेम्पलेट बोलते हैं। दोनों टेम्पलेट्स कितने हैं दोस्तों? 2 है। जो 3' 5' वाला टेम्पलेट है, 3' 5' वाला टेम्पलेट है, उसको बोलते हैं लीडिंग टेम्पलेट। और जो 5' 3' वाला टेम्पलेट है उसको बोलते हैं दोस्तों लैगिंग टेम्पलेट। ये चीजें याद रखो क्योंकि एग्जाम में इसको पूछने की भी पॉसिबिलिटी होती है। तो क्या बोला मैंने? दो धागे अलग होना रेप्लिकेशन है। जो दो धागे अलग हुए पुराने धागे हैं ये दो, इसकी डायरेक्शन पहले की 3' 5' तो दूसरे की 5' 3'। जो 3' 5' है उसको बोलते हैं, दोनों धागों को पहले टेम्पलेट बोलो। बोथ द स्ट्रैंड्स आर कॉल्ड टेम्पलेट स्ट्रैंड, लेकिन उसमें से 3' 5' वाला जो है दिस इज कॉल्ड एज लीडिंग टेम्पलेट, और 5' 3' वाला ये जो है इसको लैगिंग बोलते हैं। अब ये लीडिंग और लैगिंग का क्या मतलब है? मैं मतलब एकदम सिंपल तरीके से बोलता, ये पुराने धागे हैं नए धागों को बनाने के लिए रेफरेंस। इस पे भी नया धागा बनता और इस पे भी नया धागा बनता, लेकिन इस पे जो नया धागा बनेगा वो कंटिन्यूअसली बनता, और इस पे जो नया धागा बनता दोस्तों वो डिसकंटिन्यू बनता। मैं फिर से बोल रहा हूं, दो धागे अलग हुए इज द रेप्लिकेशन। अलग होना रेप्लिकेशन है। जब जैसे अलग हो गए दो धागे, पुराने वाले धागे, ये अनपेयर्ड है, ये इसका पार्टनर ये है, इसका पार्टनर ये है, तो इनको चाहिए पहले जैसा पार्टनर, माने इसको चाहिए ऐसा पार्टनर, इसको ऐसा पार्टनर, ये बना के लेते हैं। ये प्रोसेस न्यूक्लियोप्लाज्म में होती है। कैसे बनाएंगे? तो यहाँ जो भी बेसिस है इनके कॉम्प्लीमेंट्री बेसिस न्यूक्लियोप्लाज्म में बने वाले होते हैं ऑलरेडी, तो उनको ला के यहाँ पे चिपकाया जाता है। तो उसके कौन सा बेस कौन सी जगह पे आएगा उसका रेफरेंस ये धागे देते हैं, इसलिए इनको हम टेम्पलेट्स बोलते हैं। तो बोलो टेम्पलेट्स कितने? 2, लीडिंग टेम्पलेट और लैगिंग टेम्पलेट। लीडिंग टेम्पलेट का मतलब क्या कि जिस पुराने धागे पे नया धागा कंटिन्यू बनता, दैट इज कॉल्ड एज लीडिंग टेम्पलेट। लैगिंग इसको बोलते कि जिस पुराने धागे पे नया धागा डिसकंटिन्यू बनता, टुकड़े टुकड़े बनता, दैट इज कॉल्ड एज लैगिंग टेम्पलेट। अब दोस्तों एक चीज मैं और आपको क्लियर कर दूं, इसके लिए जो 4 न्यूक्लियोटाइड्स चाहिए, एडेनाइन न्यूक्लियोटाइड, ग्वानाइन न्यूक्लियोटाइड, थायमिन न्यूक्लियोटाइड, साइटोसिन न्यूक्लियोटाइड, दोस्तों इनको हम एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट्स भी बोलते हैं। एक्चुअली 4 चाहिए, तो एडेनाइन, ग्वानाइन, थायमिन और साइटोसिन, ये पहले शुरू में जो होते हैं वो ट्राइफॉस्फेट में लाए जाते हैं, मतलब ATP GTP, पहले मोनोफॉस्फेट होते, मैं यहाँ से लिखता आपको AMP एडिनोसिन मोनोफॉस्फेट, आप समझ गए? ओके, AMP, GMP ग्वानाइन ग्वानोसिन मोनोफॉस्फेट, ओके, थायमिन मोनोफॉस्फेट, TMP और CMP, ये सब मोनोफॉस्फेट। इनके साथ में समझ गए एक एक ATP ज्वाइन करो, क्या होगा? ATP 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 और ATP ट्राइफॉस्फेट। यहाँ के 2 फॉस्फेट इसको ज्वाइन होते और ये बनते TP, ये बनता MP। जैसे कि मैं आपको निकाल के बताता, ये बना ATP प्लस AMP,
इसका बनाओ GTP, मतलब इसके 2 फॉस्फेट इसने लिए तो ये बना TP, ये बना MP प्लस AMP। ओके, इसके साथ भी ऐसा ही होता है। ये कार्यक्रम कहाँ होता पता है? ये कार्यक्रम सब होता है न्यूक्लियोप्लाज्म के अंदर, क्योंकि ये ट्राइफॉस्फेट यहाँ लाने हैं, वो स्टोरी में बताता। ओके, इसके बारे में भी इट इज इक्वल टू TP, ये ट्राइफॉस्फेट है, इसके 2 फॉस्फेट इसने लिए तो TMP बना TTP और ATP बना AMP, मोनोफॉस्फेट। ओके, इसके साथ वही करो जैसे कि CTP, CMP मतलब साइटोसिन मोनोफॉस्फेट, एक फॉस्फेट है साइटोसिन के पास, इसके 2 लिए तो इसके हो गए 3, इसके रहे 1, CMP। दोस्तों, ये ट्राइफॉस्फेट्स यहाँ पे आते हैं या यहाँ पे लाए जाते हैं और उसकी ही एनर्जी इसकी बांधकाम के लिए इस्तेमाल होती है और फिर से इनको मोनोफॉस्फेट्स बनाया जाता है। मैं आपको उदाहरण देता हूँ। मान लो यहाँ पे एडेनाइन है, ये सब मोनोफॉस्फेट्स और इनको ये भी मोनोफॉस्फेट फॉर्म में लगते हैं। यहाँ पे साइटोसिन है, यहाँ पे ग्वानाइन है, यहाँ पे साइटोसिन है, यहाँ पे एडेनाइन है, यहाँ पे थायमिन है, यहाँ पे ग्वानाइन है। तो जब यहाँ पे एडेनाइन है तो इसको पार्टनर कौन सा लगेगा? TTP, थायमिन लगे। तो जब TTP यहाँ पे आता है तो TTP कन्वर्ट्स TMP, फिर से रिवर्स प्रक्रिया। जब ये रिवर्स आएगा ओके तो TMP बनेगा और जो एनर्जी रिलीज होगी वो इसके कंस्ट्रक्शन के लिए इस्तेमाल होगी। मतलब ट्राइफॉस्फेट अगेन बिकम मोनोफॉस्फेट। इसका मतलब DNA निर्माण के लिए जो ताकत लगने वाली है वो उसी के अंदर से आती है। जो उसके कच्चा माल है ट्राइफॉस्फेट के फॉर्म में बनता और जब यहाँ आता तो मोनोफॉस्फेट होता। तो जब मोनोफॉस्फेट में आपको स्ट्रक्चर निकाल के बताता, एक स्ट्रक्चर जैसे कि मान लो दिस इज द एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट। एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट इसका मतलब होता है एक ATP। मान लो यहाँ पे एडेनाइन है, यहाँ पे ये 5वां कार्बन, यहाँ पे एक फॉस्फेट, पहला बॉन्ड, दूसरा और ये तीसरा। ये जो बीटा और गामा बॉन्ड है, या अल्फा बीटा और गामा, एक्चुअली पहला बॉन्ड होता है 3.4 किलो कैलोरी, दूसरा 7.3 और तीसरा 7.3 किलो कैलोरी का। तो ये जो 2 फॉस्फेट बॉन्ड है लास्ट वाले गामा और बीटा, ये एनर्जेटिक बॉन्ड है। जब हम इस ट्राइफॉस्फेट को यहाँ लाते, फॉर एग्जांपल TTP को लाए, ये रहा TTP। तो जब यहाँ आएगा TTP तो जो बनेगा TMP, यहाँ TMP बनेगा। इसका मतलब उसके 2 फॉस्फेट निकल गए, ये फॉस्फेट और ये फॉस्फेट निकलेगा, एनर्जी रिलीज होगी और वो एनर्जी इसको ज्वाइन करने में इस्तेमाल होगी और ये यहाँ पे बैठेगा TMP। यहाँ कौन है? साइटोसिन। तो यहाँ आएगा GTP के बारे में वो ऐसे आते समय GTP था, यहाँ आके GMP बना। यहाँ CTP आते समय CTP था, आने के बाद CMP बना। यहाँ GTP आते समय GTP था, आने के बाद GMP बना। यहाँ ATP आते समय ATP था, आने के बाद AMP बना। और ये सारे एक दूसरे के साथ जोड़े जाते हैं कंटिन्यूअसली बाय DNA पॉलीमरेज एंजाइम। मैं DNA पॉलीमरेज एंजाइम के बारे में कुछ बोलता हूँ। दोस्तों, DNA सिंथेसिस के अंदर जो एंजाइम सबसे ज्यादा रोल प्ले करता वो DNA पॉलीमरेज एंजाइम, जो इन मोनोफॉस्फेट को एक दूसरे के साथ फॉस्फेट बॉन्ड से कंटिन्यूअसली जोड़ता है। वो DNA पॉलीमरेज जो पॉलीमर बना रहा। ओके, इसकी खासियत है DNA पॉलीमरेज एंजाइम DNA डिपेंडेंट है। दूसरी बात, DNA polymerase enzyme always can work only in the direction 5'3', can work only in 5'3' डायरेक्शन। ये सिर्फ 5'3', ये कौन सा धागा था? 3'5'। तो इसके ऊपर जो नया धागा बनेगा वो 5'3'। ये 5'3' है। इसके ऊपर नया धागा जो बनेगा वो अपोजिट टू द रेप्लिकेशन फोर्क, ये टुवर्ड्स द फोर्क जाता पहला धागा, तो ये रेप्लिकेशन फोर्क से दूर जाता है और इसीलिए ये 5'3'। DNA डिपेंडेंट DNA पॉलीमरेज की खासियत है
कि वो सिर्फ और सिर्फ पॉलीमराइजेशन कर सकता है 5' डायरेक्शन में ही कर सकता है, ये 5-3 दिशा में ही पॉलीमराइजेशन करेगा। तो यहाँ पर भी वही स्टोरी, जो न्यूक्लियोटाइड्स है वो आते समय ट्राइफॉस्फेट्स होते हैं, लेकिन यहाँ आने के बाद वो मोनोफॉस्फेट बनते हैं। सिर्फ एक फर्क आप करेंगे, इस टेम्पलेट का नाम क्या बोला हमने, लीडिंग टेम्पलेट, इसका नाम लैगिंग टेम्पलेट। लीडिंग टेम्पलेट पे लीडिंग स्ट्रैंड, लैगिंग टेम्पलेट पे लैगिंग स्ट्रैंड। लेकिन फर्क ये है कि लीडिंग स्ट्रैंड कंटिन्यूअस है, लेकिन लैगिंग स्ट्रैंड ऐसे टुकड़े टुकड़े में बनता है। लैगिंग स्ट्रैंड जो यहाँ बन रहा है वो डिसकंटिन्यूअस है। इस हर एक टुकड़े का नाम है ओकाज़की फ्रैगमेंट। क्या बोला, कुछ भी नहीं, ऐसा ही एक न्यूक्लियोटाइड ला करके नया धागा बनेगा, लेकिन यहाँ पे ये प्रोसेस कंटिन्यूअस नहीं रहती है। यहाँ पे जब कुछ न्यूक्लियोटाइड ज्वाइन होते हैं तो एक गैप पड़ता है यहाँ पे 3.4 एंगस्ट्रॉम मिनट का, और बाद में फिर से जोड़े जाते हैं बाय डीएनए पॉलीमरेज एंजाइम, और फिर से गैप, फिर से जोड़े जाते हैं। तो ये टुकड़े टुकड़े जो है दीज आर कॉल्ड एज ओकाज़की फ्रैगमेंट्स ऑन लैगिंग टेम्पलेट। लैगिंग टेम्पलेट पे लैगिंग स्ट्रैंड, लीडिंग टेम्पलेट पे लीडिंग स्ट्रैंड कंटिन्यूअस, लैगिंग स्ट्रैंड डिसकंटिन्यूअस। The fragments of lagging strand are called as Okazaki fragment in lagging template, lagging strand, leading template, leading strand। दोनों नए धागे का डायरेक्शन सिर्फ 5-3 होगा, क्योंकि नए धागे बनाए जाते हैं बाय डीएनए डिपेंडेंट डीएनए पॉलीमरेज, और इसकी खासियत है इट कैन वर्क ओनली इन द डायरेक्शन 5', और इसलिए दोनों नए धागे 5-3 में बनते हैं। फर्क सिर्फ इतना है कि जो लीडिंग टेम्पलेट ये 3-5 वाला पुराना धागा, इसके ऊपर जो नया धागा बनेगा कंटिन्यूअस बनता है, और लैगिंग टेम्पलेट पे लैगिंग स्ट्रैंड डिसकंटिन्यूअस बनता है, लेकिन बाद में ये सारे टुकड़े जोड़े जाते हैं कंटिन्यूअसली बाय डीएनए लाइगेज एंजाइम। कौन सा वाला एंजाइम दोस्तों, डीएनए लाइगेज एंजाइम। और इस तरह से ये प्रोसेस इस तरह से पूरी हो जाती है, और यहाँ एक डीएनए बनता और ये दूसरा डीएनए बनता। सिर्फ आप फर्क इतना रखेंगे कि जब डीएनए 2 धागे अलग हो रहे तो दोनों धागे जो है वो पूरा नए धागे के लिए, ये पुराने धागे नए धागों के लिए रेफरेंस का काम करते हैं, और इसलिए इनको टेम्पलेट्स बोलते हैं। तो टेम्पलेट कितने हैं, 2। एक डीएनए में 2 ही धागे होते हैं ना, तो एक धागा 3-5, एक धागा 5-3, दोनों को बोलना है टेम्पलेट। एक लीडिंग एक लैगिंग। इसको लीडिंग क्यों बोला 3-5 को, क्योंकि इसके ऊपर नया धागा कंटिन्यूअस बनता टुवर्ड्स द फोर्क, ये कहीं फोर्क, और लैगिंग टेम्पलेट पे नया धागा डिसकंटिन्यू, पहले डिसकंटिन्यू बनता बाद में कंटिन्यूअस हो जाता। तो ये जो ओल्ड स्ट्रैंड इज लैगिंग टेम्पलेट के ऊपर लैगिंग स्ट्रैंड अवे फ्रॉम फोर्क, इसीलिए 5-3 मेंटेन कर सकता है। एंटी पैरेलल होना चाहिए दोनों धागे। So this is the leading strand, lagging strand, leading strand continuous, lagging strand discontinuous, leading strand towards the fork, lagging strand away from fork. In pieces called as Okazaki fragments. So Okazaki fragments are connected continuously by DNA ligase enzyme. कौन सा वाला एंजाइम, DNA ligase। तो दोस्तों ये एक डीएनए बनेगा, ये दूसरा डीएनए बनेगा, दोनों डीएनए में एक एक धागा पुराना होगा और एक एक धागा नया होगा, इसीलिए तो सेमी कॉन्जर्वेटिव मेथड बोलते हैं। यही तरीका रेप्लिकेशन का बैक्टीरिया में, कोई फर्क नहीं। एक चीज और आप याद रखेंगे, मैं बार बार उस चीज पे आ रहा कि डीएनए के बांधकाम में जो एनर्जी लगेगी वो खुद इसका कच्चा माल सप्लाई करता है। पहले मोनोफॉस्फेट के ट्राइफॉस्फेट बने 4, ये ट्राइफॉस्फेट जैसी जरूरत है वैसे यहाँ पे सिंथेसिस की जगह पे आएंगे, फिर मोनोफॉस्फेट बनेंगे। मतलब ट्राई से मोनो बनते समय क्या होगा, 2 फॉस्फेट माइनस होंगे, बीटा और गामा बॉन्ड, और जो माइनस करें उसकी जो एनर्जी निकलती है वो इसी के बांधकाम के लिए इस्तेमाल होती है। मतलब डीएनए के बांधकाम के लिए दूसरी सेलुलर एनर्जी लाने की जरूरत नहीं है। ये 4 प्रकार के कौन है, बेसिस न्यूक्लियोटाइड्स बनते हैं। पहले बनते हैं टीपी, बाद में फिर एमपी। तो टीपी से एमपी बनते समय जो 2 बॉन्ड निकलते हैं, मतलब 2 बॉन्ड तोड़े जाते हैं फॉस्फेट के, बीटा और गामा, लास्ट 2 बॉन्ड्स आर एनर्जेटिक, बरोबर है। न्यूक्लियोसाइड ट्राइफॉस्फेट बोलो या फिर न्यूक्लियोटाइड्स बोलो, तो उसके मोनोफॉस्फेट बनते समय जो एनर्जी निकलती है वही इस्तेमाल होती है उसके बांधकाम के अंदर। सो दिस इज द डीएनए रेप्लिकेशन और डीएनए डुप्लीकेशन, वन एंड द सेम थिंग। डीएनए के 2 धागे अलग हो रहे तो उसके साथ नए धागे
बन रहे, नया धागा बन रहा हर अलग हुए वाले धागे पे, और यही सिंथेसिस है। डीएनए रेप्लिकेशन इज डीएनए सिंथेसिस इज डीएनए डुप्लीकेशन। दोनों ये जो डीएनए बनेंगे वो एक दूसरे के सगे भाई दिखेंगे। दिस इज द डीएनए रेप्लिकेशन एंड मशीनरी यूज्ड फॉर द डीएनए रेप्लिकेशन। थैंक यू।